हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी पिता। पिता कहानी ज्ञान रंजन की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इससे पहले भी मैंने कानों में कंगना, लाल पान की बेगम, कोशी का घटवार, राही, एक टोकरी भर मिट्टी, जो भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यास शामिल है उनसे संबंधित मैंने कई सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाए हैं, तो आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और मैंने उन्हीं तथ्यों को अपनी वीडियोस में शामिल किया जिनसे विगत वर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तथा आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन भी हैं उनमें, जिनसे आज की परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ पर आपको ये सारे PDF देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पिता कहानी को। इस कहानी में मैंने ज्ञान रंजन की सारे महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन लिया है और कहानी का संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत करूँगी आप लोगों के आगे, और ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ और उनका लेखन कार्य किस प्रकार प्रारंभ हुआ, उन सब तथ्यों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एक ऐसी कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें 2 पीढ़ियों का अंतराल है। जो पीढ़ी एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है, उनमें टकराहट भी होती है और उस टकराहट से कई तरंगे भी निकलती हैं। आप सबको मालूम है ज्ञान रंजन आज़ादी के बाद के प्रमुख कथाकारों में से एक हैं। नई कहानी आंदोलन में जिस प्रकार की कहानियाँ लिखी जा रही थी, ज्ञान रंजन ने उससे हटकर अपना लेखन कार्य किया। 1960 के बाद की कहानियों में ज्ञान रंजन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो ज्ञान रंजन है, उन्होंने परिवारों के बीच के जो संबंध है उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। ज्ञान रंजन बहुत ही संवेदनशील कथाकारों में से एक हैं। पिता कहानी में 2 पीढ़ियों के बीच का हम लोग अंतराल देखेंगे। पिता कहानी में 2 पीढ़ियाँ जो कि एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करती हैं, उसका हम लोग चित्रण देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ और उनका लेखन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य के कहानीकार और प्रसिद्ध पत्रिका पहल के संपादक ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। तो आपको ये तथ्य काफ़ी अच्छे से याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि कई बार क्रम लगाने के दे दिया जाता है, तो उसमें हमें लेखकों का सन हमेशा याद होना चाहिए। बचपन और किशोरा अवस्था का अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली और बनारस में बीता, तथा इनकी जो शिक्षा वो इलाहाबाद में संपन्न हुई। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद ही है। उनका स्थायी निवास स्थान है मध्य प्रदेश का जबलपुर। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। यह आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में 1-2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन लेखक साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक नहीं है या फिर कहानीकार नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ज्ञान रंजन जो है वो हैं साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आप इसे अच्छे से जगह लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्य कौन कौन थे, तो आपको चारों सदस्य का नाम याद रखना है। पहले हैं ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविन्द्रनाथ कालिया। में से जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे वो हैं ज्ञान रंजन को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ज्ञान रंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक और कहानी में शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे इनका कहानी संग्रह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहानी संग्रह से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका पहला कहानी संग्रह है फेस के इधर उधर। ये रचना TGT PGT में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि फेस के इधर उधर किसकी रचना है। तो ये ज्ञान रंजन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। यात्रा 1971 ईस्वी। क्षणजीवी 1977 ईस्वी। सपना नहीं 1977 ईस्वी। घंट, अनुभव, अमृत का पेड़, पिता, रचना प्रक्रिया। आगे है हास्य रस। अब हम लोग इनका संस्मरण देखेंगे। पहला संस्मरण है इनका ज्ञान रंजन के बहाने, और दूसरा है तारामंडल के नीचे एक आवारा गर्द। ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तारामंडल के नीचे एक आवारा गर्द संस्मरण किसकी रचना है। तो ये ज्ञान रंजन की है, आपको याद रखना है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि जब भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखने बैठे तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो मैं PDF में शामिल नहीं कर पाती हूँ, उसको मैं आप लोगों को वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। बाकी एक अन्य है इनका कबाड़ खाना। कबाड़ खाना काफ़ी प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा कि कबाड़ खाना किसकी रचना है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जिस चीज़ को मैं बताती चलती हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप उसे एक जगह अच्छा सा अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया कीजिए, और आप फिर देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स रेडी हो गया है, जिससे परीक्षा में कई प्रश्न आपको अपने नोट्स से ही देखने को मिल जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं
पिता कहानी ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1965 में हुआ था। यह प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि 1965 ईस्वी। आगे हम लोग देखेंगे पिता कहानी में एक स्थान पर इलाहाबाद के धूमनगंज का नाम आया है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पिता कहानी में इलाहाबाद के किस स्थान का नाम आया था, तो धूमनगंज का नाम आया था। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए परिवर्तन का चित्रण किया गया है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी से तारतम्य नहीं बैठा पाता है, वहीं जो पुत्र है अपने पिता के पीढ़ी को नहीं समझ पाता है। इस कहानी में गर्मी एक बेचैनी का प्रतीक है। जब आप इस कहानी का आगे मैं आप लोगों को सारांश एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस कहानी में गर्मी का क्या अर्थ है। तो आपको ये लाइन काफ़ी अच्छे से याद रखना है कि पिता कहानी में गर्मी किसका प्रतीक है, तो गर्मी जो है वो बेचैनी का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया है, जिससे परीक्षा में प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप फुल फोकस के साथ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपका आराम से पिता कहानी तैयार हो जाएगी। आगे हम देखेंगे आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उसमें आलोचकों के कथन पर एग्जामिनर काफ़ी ध्यान देता है। तो जिस भी कहानी से संबंधित जो भी कथन मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे कथनों को मैं अपने PDF में शामिल कर देती हूँ। तो आइए हम देखते हैं रामचंद्र तिवारी के कथन को। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में ज्ञान रंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथाधर्मी कहानीकार हैं। आगे हम देखें गोपाल राय के शब्दों में ज्ञान रंजन का पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों के खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। बच्चन सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी का केंद्रीय वस्तु है अकेलापन। आगे हम लोग देखेंगे पिता कहानी लोक कथात्मक शैली में लिखी गई है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहानी किस शैली में लिखी गई है, लोक कथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी में पुरातन पीढ़ी प्रतिनिधित्व पात्र वृद्ध पिता और नई पीढ़ी के पात्र पुत्र के बीच मतभेद को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पिता कहानी की समीक्षा। पिता कहानी में एक पिता अपने बच्चे की मदद न लेते हुए अपने स्तर पर जीवन जीने की कोशिश करता है। उसका चित्रण ज्ञान रंजन ने बखूबी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी की समीक्षा को। पिता कहानी ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी में किसी भी पीढ़ी को निशाना नहीं बनाया गया है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच दूरी होने के बावजूद उनके बीच एक समझ और द्वंद्व की बात करती है। यहाँ पे द्वंद्व गलत टाइपिंग हो गया, पर उसे ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को इस कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलाव का चित्रण इस कहानी में हमें अच्छे से देखने को मिलता है। पिता अपने पुत्र की पीढ़ी से जो पिता है वो अपने पुत्र की पीढ़ी से तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं। पुराने सोच वाले पिता को आज के परिवेश में ढाल पाना मुश्किल हो रहा है। इस कहानी में जो पुत्र है वो अपने पिता की पीढ़ी को नहीं समझ पा रहा है। इस कहानी के माध्यम से पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में अंतर और उनके बीच के द्वंद्व को दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कहानी में पिता अपनी पुरानी परंपरा अपने बच्चों पर थोप भी नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक युग में जीने की बात कर रहे हैं, पर खुद को जिस वातावरण में उनके पुत्र हैं पिता उस वातावरण से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। पिता कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 पीढ़ी एक साथ नहीं रह सकती है। इस कहानी में 2 पीढ़ियों की अलग अलग मानसिकता को व्यक्त किया गया है। ज्ञान रंजन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपनी रचनाओं में विभिन्न संबंधों की तलाश करते हैं। विभिन्न संबंधों का आंतरिक चित्रण इनकी कहानियों में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस कहानी में जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो वहीं जो दूसरी तरफ जो पुरानी पीढ़ी है वो अपनी दुनिया में ही रहना चाहती है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जो पुत्र होता है वो चाहता है कि उसके पिता पंखे में बैठे, अच्छे से बाथरूम में स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने, परंतु जो पिता हैं वो जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं वो आगे भी उसी प्रकार रहना चाहते हैं। इस बात से उनका पुत्र समझ नहीं पाता है कि पिता ऐसा क्यों करते हैं, और इसी जो जनरेशन गैप है इसी को लेखक ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। जो पिता है वो अपना जीवन अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, ना कि अपने पुत्र के कही हुए बातों पर या फिर जो आज के जनरेशन में जो प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए जैसे इस कहानी में ये पंक्ति है, क्योंकि परीक्षा में पंक्तियों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये पंक्ति किस कहानी का है। जैसे कहानी में एक पंक्ति में पिता यह कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए वेटर को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 2.5 रुपये वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं इन सब चीज़ों में। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण, आप इसे एक जगह नोट्स बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा।
आगे हम लोग देखेंगे पिता और पुत्र के मध्य प्रेम युक्ति और भावनात्मक दूरी है। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। पिता और पुत्र में कहीं ना कहीं दूरी तो है, पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी लगाव है दोनों के बीच, और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं कहीं ना कहीं। दोनों एक साथ रहने के बावजूद साथ नहीं हो पाते हैं। यह उस दौर और समकालीन दौर की प्रासंगिक विडंबना है। पुत्र पिता को सारी सुविधाएं देना चाहता है और प्रयासरत भी रहता है, किंतु उन्हें वो सब नहीं पसंद आता है। जो पुत्र है इस कहानी में, वो पिता को सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है कि पिता पूरे ऐशो आराम में रहे, परंतु जो पिता हैं वो इन सब जो भी बाहरी दिखावटी चीज़ें हैं जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद, वो सब चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। जैसे कहानी का आप इस पंक्ति को देखिए, पिता आराम से पंखे के नीचे सोएं, गुसल खाने में खूबसूरत सावर में स्नान करें, लड़के द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का खूब स्वाद लें, दिल्ली के एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने, किंतु पिताजी को यह बात कतई पसंद नहीं आती है। पुत्र पिता से बड़ा प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। वहीं जो पिता हैं वो इस वजह से घर के अंदर प्रवेश भी नहीं लेते हैं, क्योंकि पिता अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन में कोई खलन ना पड़े, इस विचार से वे बाहर सोना पसंद करते हैं। पिता के लाख मना करने पर भी पुत्र पिता से हमेशा आग्रह करता रहता है। इस मनाही से उसका हृदय कभी टूटता नहीं है। जो उसके पिता बार बार मना करते रहते हैं, उससे उसका कभी हृदय नहीं टूटता है। इस कहानी में ज्ञान रंजन जी के पिता पुत्र के संबंधों की वास्तविक पहलुओं को उजागर किया गया है। दोनों के बीच प्रेम और चिंतन है, पर कभी जाहिर नहीं करते हैं, जो कि हर परिवार में विद्यमान होता है। कहानी में कहीं भी दोनों के संबंधों में खटास हमें देखने को नहीं मिलता है। घर के बड़े बुजुर्ग अपनी बाकी ज़िंदगी और समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया करते हैं, यह सोचकर कि हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जिसके कारण वो स्वयं तो कष्ट सहते हैं, यह हवाला देकर कि हमारे समय में तो यह नहीं था, आधी ज़िंदगी तो यूं ही बिता दी, अब इसके पीछे क्यों भागे। ज्ञान रंजन जी ने दो पीढ़ियों के बीच आपसी वैमनस्यता न दिखाकर दोनों को भावनात्मक रूप से एक कर दिया है। तो पिता कहानी है, और हम लोग इस कहानी का सारांश देख लेते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। जो पिता कहानी है, इस कहानी में जो पिता पात्र हैं वो अपनी शर्तों पे ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। पिता कहानी में दो पीढ़ियों का अंतराल हमें देखने को मिलता है। जो भी पात्र हैं इस कहानी के, वो अपने अपने ढंग से रहना चाहते हैं और दूसरों को स्वयं उसी रंग ढंग में ढालना चाहते हैं, पर वो ऐसा कहीं कर नहीं पाते हैं। इस कहानी में शहरी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान अकेलापन में रहता है। इस दौर की कहानियों में व्यक्ति का अकेलापन बार बार देखने को मिल जाता है। ऐसी एक सेम कहानी जो कि सेम इसी परिस्थिति में लिखा गया है, और उसमें भी अकेलापन का चित्र हमें देखने को मिलता है, क्योंकि साठोत्तरी युग में जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं उन अधिकांश कहानियों में अकेलापन का चित्र हमें देखने को मिलता है। तो निर्मल वर्मा की जो कहानी परिंदे है, आपको उसमें भी अकेलापन और जीवन में सूनापन का चित्रण देखने को मिलेगा। परिंदे कहानी के भी जो पात्र हैं वो अपने जीवन से निराश हैं, वो भी अकेलेपन का शिकार हुए हैं। पिता कहानी अवसाद से भरी हुई है। इस कहानी में पीड़ा है, कहीं भी सुख का वर्णन नहीं है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच का शीत युद्ध है। बाकी पिता कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सारे तथ्यों को मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या हो या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करें। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।